हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रोबायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हैदराबाद यूनिवर्सिटी 2019 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और 19 के पेपर में मैंने आपसे वादा किया था कि पार्ट ए को हम डिस्कस कर ले जाएंगे। तो 19 के पेपर में अभी तक हम लोगों ने टोटल 21 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज के बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें 35 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो जाएंगे। बट ये पेपर सिर्फ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, बाकी सभी एग्जाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना हैदराबाद के लिए है। बाकी हैदराबाद में अगर आप हमारे चैनल के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। द रीज़न इज़ दैट कि हमने बहुत सारे पीवाई को आपको दे रखे हैं। टोटल अभी तक 140 और प्लस 35 ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि 2 साल का पेपर हमने डिस्कस कर लिया है और 1 साल 50% डिस्कस कर चुके हैं, करने ही वाले हैं। मतलब 2.5 पेपर आपको मैंने दिया है। इसके अलावा मैंने आपको डीबीटी आईसीएमआर के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पूछा है द स्पेसिमेंस आर एक्सपोज टू द अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर द विजुअलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन of the image with the resulting light emitted at the different wavelength. This is the hallmark. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा कि मान लीजिए कोई यह एक स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन पे मैंने यूवी लाइट दिया और यह स्पेसिमेन जो है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट रिलीज कर रही है। तो यह जो फीचर है, यह जो कंसेप्ट है, वो किस माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा, इस समय क्या होता है जब हम यूवी लाइट देते हैं तो यह सब्सटेंस जो है, ये जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्लोरेसेंस प्रोसेस। एंड द माइक्रोस्कोप विच यूटिलाइज दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो यह इसका जो आंसर है वो है आपका फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप जो है यूज किया जाता है जिसमें हम एक यूवी लाइट से स्पेसिमेन को एक्सपोज करते हैं और उसके बाद वह स्पेसिमेन एक दूसरी वेवलेंथ की लाइट को इमिट करती है जिसको हम देखते हैं। तो ये प्रोसेस फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। बाकी आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके हमारी वहाँ पे दिए गए रिसोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने CSIR के लिए, उसके बाद मैंने ICMR के लिए कुछ कुछ क्विज दिए हुए, कुछ क्वेश्चंस दे रखे जिसको आप प्रैक्टिस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द आइसोलेशन, या माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, आइसोलेशन ऑफ अ प्योर बैक्टीरियल कल्चर। मतलब प्योर बैक्टीरियल कल्चर का आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी के वर्ड में जब हम प्योर बैक्टीरियल कल्चर की बात करते हैं, मतलब हम सिंगल कॉलोनी की बात करते हैं। तो सिंगल कॉलोनी का सेपरेशन जो है वह आइसोलेशन ऑफ प्योर बैक्टीरियल कल्चर के रूप में जाना जाता है। क्या होगा हमारा? सेपरेशन ऑफ अ सिंगल कॉलोनी। सिंगल कॉलोनी का सेपरेशन हमारा क्या कहलाता है? प्योर बैक्टीरियल कल्चर आइसोलेशन। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस काफ़ी सरल थे सन 2019 के पार्ट ए का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन सरल है। इन ऑर्डर टू हैव अ फॉरेन जीन इनटू द प्लाज्मिड, इंसर्ट अ फॉरेन जीन इनटू द प्लाज्मिड, बोथ मस्ट। देखिए, मान लीजिए कि यह कोई एक प्लाज्मिड है और यहाँ पे कोई फॉरेन जीन है। इन दोनों को अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको कट करना होगा जिससे ये इस तरह से कट हो जाए, और जिस एंजाइम से हम इसको कट करेंगे उसी एंजाइम से हमें इसको भी कट करना होगा जिससे यह वाला पार्ट जो है वह यहाँ पे जाके बाइंड कर जाए। मतलब मान लीजिए ऐसे ये कट करके मैंने ये बनाया, ये पार्ट जो है यह
इस पॉइंट पे जाके बाइंड करेगा और ये पार्ट जो है इस पॉइंट पे जाके बाइंड करेगा। क्योंकि रिस्ट्रक्शन एंजाइम सेम है इसलिए इनका जो साइट होगा वो दोनों का सेम होगा, और साइट अगर सेम होगा तो बाइंडिंग भी सेम होगी। तो इससे क्या होगा कि डिजायर्ड कैरेक्टर के जो हमारे जीन है वो जाके प्लाज्मिड में बाइंड कर जाएंगे और ये प्लाज्मिड को हम अदर बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देंगे, वहां पे जाके ये जीन एक्सप्रेस होगा। तो क्या इसके लिए कंसेप्ट है कि हमें कट करना पड़ेगा सेम सेट ऑफ रिस्ट्रक्शन एंजाइम से। तो सेम सेट ऑफ रिस्ट्रक्शन एंजाइम से हमें कट करना होगा जब हमें किसी फॉरेन जीन को हमें प्लाज्मिड में इंसर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल दोनों को हम इको आर वन से हम कट लगाएंगे या कोई और सेम एंजाइम से। ये क्वेश्चन डेफिनेटली मेमोरी बेस्ड था, अगर आपको याद होगा तो बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। कि ई कोलाई स्ट्रेन का नाम बताना है जिसका हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द जीन विच इज क्लोन्ड अंडर द T7 प्रोमोटर। T7 प्रोमोटर के अंदर क्लोन करने के लिए मतलब विच इज क्लोन्ड अंडर द T7 प्रोमोटर। T7 प्रोमोटर जो होता है उसको एक्सप्रेशन के लिए कौन सा हम ई कोलाई यूज करते हैं, तो इसके लिए है ई कोली BL21। डेफिनेटली ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा तभी आप इसे बता सकते हो, नहीं याद होगा आप इसे नहीं बता सकते हो। तो ई कोलाई BL21 जो है यह हमारा यूज होता है T7 प्रोमोटर के एक्सप्रेशन में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि हिडन मार्कov मॉडल, ये इवोल्यूशन का टॉपिक है, या कह सकते हो कि हाँ इवोल्यूशन में इसे हम लोग पढ़ते हैं हिडन मार्कov मॉडल। ये हमारा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, इसमें मतलब प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो इसका यूज क्यों किया जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहला है पेयर वाइज अलाइनमेंट ऑफ द सीक्वेंस। पेयर वाइज अलाइनमेंट हम नहीं पता लगाते हैं मार्कov मॉडल के, हिडन मार्कov मॉडल में हम पेयर वाइज अलाइनमेंट नहीं करते हैं। अलाइनमेंट के लिए हमारे पास अदर सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मेगा है, ग्लोबल अलाइनमेंट करते हैं। पार्सिमोनियस ट्री, फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए भी हम मेगा यूज करते हैं, बाकी पेयर वाइज अलाइनमेंट के लिए ब्लास्ट यूज करते हैं। तो ये दोनों मतलब हिडन मार्कov मॉडल की तरह नहीं यूज होता है। थर्ड जो ऑप्शन है यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हम हिडन मार्कov मॉडल यूज करते हैं। हिडन मार्कov मॉडल यूज ही हम करते हैं जीन स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला था सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ नॉन कोडिंग। सिर्फ नॉन कोडिंग नहीं, पूरी जीन का स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं हम, पूरी जीन स्ट्रक्चर का प्रोडक्शन करते हैं। तो दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो डाल रखा है पॉइंटर के रूप में, जो कि बेट के लिए था, बट डेफिनेटली वो वीडियो आपका गेट में काम आएगा, गेट के बायोटेक में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, मतलब गेट के बायोटेक में, लाइफ साइंस में और इकोलॉजी इवोल्यूशन में काम आएगा। उसके अलावा वह वीडियो हैदराबाद के लिए भी काम आएगा। तो उसकी PDF भी मैंने दे रखी है, तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो अपने स्टडी को इन्हांस करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने पूछा है एन एक्सप्रेशन वेक्टर डज नॉट हैव, तो ये पता हो जाए कि एक्सप्रेशन वेक्टर के पास क्या क्या होता है, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर पहुंच सकते हो। किसी भी एक्सप्रेशन वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, नहीं तो क्योंकि वेक्टर में जो हम जिसको इंसर्ट करते हैं वो जीन होता है, वेक्टर में जो हम इंसर्ट करते हैं वो क्या होता है, वेक्टर में जिसको हम इंसर्ट करते हैं वो होता है जीन। लेकिन जो हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं वो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन आपका हो सकता है प्रोटीन या फिर उस जीन का प्रोडक्ट मतलब mRNA। तो चाहे प्रोटीन बनाना हो या mRNA बनाना हो मतलब, और दूसरा जो है हमेशा जो आपका एक्सप्रेशन वेक्टर होते हैं उसका काम होता है वो क्लोन बनाना शुरू करता है। फॉर एग्जांपल यह एक वेक्टर है, इस वेक्टर के पास कोई जीन है, तो ये क्या करेगा, इस जीन को रिप्लिकेट करना शुरू करेगा। और रिप्लिकेट कैसे होगा, इस वेक्टर के साथ होगा, मतलब वेक्टर के पास कहीं ना कहीं
आई होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। तो ये तो आपका होना चाहिए। दूसरा, डीएनए सेगमेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ द एमआरएनए ट्रांसलेशन। यस, डीएनए सेगमेंट जो कि एमआरएनए के ट्रांसलेशन को रेगुलेट करे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रेंडम मतलब कंटिन्यूअस होगा, कंस्टिट्यूटिव तो होगा नहीं। रेगुलेशन का जो कंपोनेंट है वो तो होना ही चाहिए। बाकी हमें उसको चेक करना होता है कि वो मतलब सही से इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होनी चाहिए, मतलब मार्कर जीन होना चाहिए। बट इनवर्टेड रिपीट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनवर्टेड रिपीट्स होगा तो आपका क्या होगा, आपका जो वेक्टर है वो, उसमें हम जो इंसर्ट कर रहे हैं डीएनए या जो भी जीन इंसर्ट कर रहे हैं वो ना होके इन्वर्टेड रिपीट होने से वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेगा। तो इन्वर्टेड रिपीट्स के अलावा ओआरआई, डीएनए सेगमेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ एमआरएनए ट्रांसलेशन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये तीनों एक्सप्रेशन वेक्टर के पास होना चाहिए, इन्वर्टेड रिपीट्स नहीं होना चाहिए। ये काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि एसिड फर्स्ट स्टेनिंग फॉर माइक्रोबैक्टीरिया। देखिए, दो चीज होती है, एक कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो कि एसिड फर्स्ट पॉजिटिव होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि निगेटिव होता है। एसिड फर्स्ट निगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव होता है, सबसे पहले हम बैक्टीरिया दोनों ले रहे हैं जो कि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों आपका क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है, दोनों के दोनों क्या आपका ट्रांसपेरेंट है। इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे फ्यूसिन जो है डाल दिया, जिसे हम कार्बोल फ्यूसिन कहते हैं। फ्यूचिन भी बोल सकते हैं, फ्यूसिन भी बोलते हैं, दैट इज डिपेंड कि आप क्या प्रोनाउंसिएट करते हो। जैसे ही आपने इसके अंदर कार्बोल फ्यूसिन फ्यूचिन डाला, ये जो है आपका कलर ले लिया, जो कि जिसे हम फ्यूसिया कहेंगे, और इसने भी कलर ले लिया जिसे हम फ्यूसिया कहेंगे। जब आपने ये डाला, इसके जस्ट बाद हमने एक और केमिकल डाला जिसे हम बोलेंगे एसिड एल्कोहल। और एसिड एल्कोहल जो है वो क्या करेगा, एसिड फास्ट पॉजिटिव बैक्टीरिया के कलर को कुछ नहीं करेगा, इसका कलर तो फ्यूसिया ही होगा, बट ये जो है आपका फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा हम एक और चीज डालेंगे जिसे हम बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू, ये आपका इसको फ्यूसिया ही रखेगा, बट इसको यह ब्लू कलर या पर्पल कलर दे देगा। अब यहाँ पे समझने की बात है कि क्या क्या हो रहा है। जो आपका कार्बोल फ्यूजन है, यह जो है प्राइमरी स्टेन की तरह काम कर रहा है, प्राइमरी स्टेन की तरह काम कर रहा है। एसिड एल्कोहल जो है यह आपका डी कॉलोराइजर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि डी कलर कर रहा, फ्यूजन को ट्रांसपेरेंट में कर रहा। मिथाइलिन ब्लू जो है वो आपका काउंटर स्टेन की तरह काम कर रहा, काउंटर स्टेन की तरह काम कर रहा। क्वेश्चन में पूछा है कि प्राइमरी स्टेन कौन सी है एसिड फास्ट स्टेनिक के लिए, तो प्राइमरी स्टेन इसकी कौन सी है, कार्बोल फ्यूसिन। तो कार्बोल फ्यूसिन इज द प्राइमरी स्टेन। बाकी क्रिस्टल वायलेट जो है यह आपका ग्राम स्टेनिंग में यूज होता है।
इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो। बाकी ग्राम स्टेनिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस देखा होगा तो डेफिनेटली आपको वहाँ से इसका मतलब समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।